तो हेलो गाइस, आई होप दैट एवरीबॉडी इज़ फाइन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर JK SSB SI फाइनेंस एग्ज़ाम। ऑलराइट। तो इस चैप्टर में पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी है, बिकॉज देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने सुनी तो है बट उनका एक्चुअल मीनिंग शायद हम भूल गए हैं या पूरी तरह से याद नहीं है या पूरी तरह से हम उसे समझते नहीं हैं। तो देयरफॉर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बोलूँगा बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वो अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके फिर से देखें। ऑलराइट। तो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट देन। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपने बचपन से ही सुना होगा कि वी हैव सॉलिड्स, वी हैव लिक्विड्स, वी हैव गैसेस, ठीक है ना। ये तो कोई नई बात है नहीं। तो हमारे पास जो है वी हैव मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वी हैव सॉलिड, वी हैव लिक्विड, वी हैव गैस, राइट। बट जो ही आप बुक्स खोलोगे आप देखोगे कि नाउ-ए-डेज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी आर सेइंग कि हमारे पास तो आज 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, राइट। एक तो होगी हमारी 3 स्टेट्स, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, एंड देन वी हैव द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, right. It is also considered as a state of matter, and the fifth one is called as the BEC, that is Bose-Einstein condensate. All right, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, it was the Indian scientist that was सत्येंद्र नाथ बोस and अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप जानते ही होंगे, right. तो it's called as Bose-Einstein condensate, right. तो अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे विच इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लाज्मा इज़ बेसिकली अ सुपर एनर्जेटिक, आई विल राइट हेयर, इट इज़ ए सुपर एनर्जेटिक, इट्स अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है। सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ऑलराइट। अब इसका क्या मतलब होता है? अब टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम देखेंगे, मानो कि आपके पास एक यू हैव सम पार्टिकल्स ऑफ द आयोनाइज्ड गैस। आप तो एक तो आपको पता है कि दैट वी हैव सम गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन उन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करने का मतलब ये होता है कि आप उस गैस में से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स आप एवे ही रिमूव नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप एक गैस को बहुत सारी एनर्जी देते हो तो यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट। अब वहाँ पे क्या बचा, जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो ना किसी भी सब्सटेंस से, तो यू आर लेफ्ट विद द पॉजिटिव चार्ज, ओके, ऑफ द पार्टिकल और द गैस, एंड इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब उस गैस में नहीं है बल्कि रिमूव किया गया है। तो उसी स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं प्लाज्मा। इसीलिए हमने पहले बोला इट्स अ सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, बिकॉज व्हेन वी सप्लाई a very high amount of energy to a gas, of course it will have super energy and it will be super excited, right. तो वी कैन ऑल्सो राइट कि प्लाज्मा जो हमारा है इट इज़ नथिंग बट द आयोनाइज्ड गैस, इट इज़ नथिंग बट द आयोनाइज्ड गैस। तो आयोनाइज्ड गैस आपको समझ में आ गया, हाउ डू वी अचीव इट, बाय गिविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, राइट। आपका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो हमारे घर में लैंप्स आजकल आते हैं, CFL लैंप्स आते हैं, जिनमें यूजुअली वी हैव गैसेस लाइक हीलियम या कुछ और भी गैस होता है, या नियॉन बल्ब्स हमारे होते हैं, राइट। उनमें भी जो होता है प्लाज्मा ही होता है, बिकॉज जब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हो तो इट्स वेरी हाईली एनर्जेटिक, तो इट आयोनाइजेज दी गैस, राइट। तो उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, अब वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल। तो आप एग्जांपल के तौर पे फ्लोरेसेंट लैंप्स भी आप याद रख सकते हो, राइट। फ्लोरेसेंट लैंप्स, फ्लोरेसेंट लैंप्स जिनमें क्या होता है, हमारे गैसेस होते हैं, जैसे कि हीलियम हो सकता है या फिर नियॉन हो सकता है, एट्सेट्रा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ये हो गया जी आपका फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, राइट।
इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, राइट। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मल सिचुएशंस में आपको बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी देखूं तो सॉलिड भी देख सकता हूं, लिक्विड भी देख सकता हूं, गैस भी देख सकता हूं, राइट। बट प्लाज्मा को मुझे अचीव करना पड़ेगा कुछ कंडीशंस पे, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट को अचीव करना पड़ेगा कुछ कंडीशंस पे, राइट। तभी हमें ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तभी हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे जैसे कि सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने बोला कि हम एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। वी शुड बी हैविंग अ डाइल्यूट गैस, राइट, वी शुड बी हैविंग अ डाइल्यूट गैस, डाइल्यूट होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे लेस डेंस होना चाहिए, ठीक है ना, लेस डेंस होना चाहिए। इस गैस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। और फिर हमें क्या करना है, इसी गैस को वी हैव टू सुपर कूल, इसका टेम्परेचर आपको बहुत बहुत कम करना है, राइट। वी हैव टू सुपर कूल इट, आई राइट हेयर, वी हैव टू सुपर कूल इट, दैट इज़ कि आपको इसका टेम्परेचर जो है बहुत बहुत कम करना है। और कितना कम करना है, दैट इज़ नियरली अराउंड -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब अंदाज़ा लगाइए कि आपको लगता है कि इतना माइनस टेम्परेचर अचीव करना इतना आसान होगा? तो डेफिनेटली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी कैलिब्रेटेड मशीन्स चाहिए, तो तभी आप टेम्परेचर को इतना माइनस पे ला सकते हैं। इसी टेम्परेचर को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको बोल सकते हैं कि आप किस टेम्परेचर पे जो है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट को अचीव कर सकते हैं। सो ईदर यू हैव टू राइट -273.15 डिग्री सेल्सियस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम इसी को कहते हैं, राइट, या एब्सोल्यूट ज़ीरो भी इसको कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स कभी कभी इसी टेम्परेचर को हम ज़ीरो केल्विन भी कहते हैं। टेम्परेचर्स की स्केल्स है, राइट, डिग्री सेल्सियस भी एक स्केल है और साथ ही साथ में केल्विन भी एक स्केल है। तो ये तीनों ही टर्म्स आपको याद रखनी है, राइट। आई होप कि इतना तो समझ आ गया होगा कि हाउ वी हैव टू अचीव द प्लाज्मा एंड हाउ वी हैव टू अचीव द बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, सॉरी, राइट। तो अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो है मैटर को हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट, इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन सा एक्सपीरियंस है। ओके सॉरी गाइज, थोड़ा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो वी हैव अ कॉमन एक्सपीरियंस, जैसे आप मानो कि आपके पास सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है, आपके पास गैस है, राइट। आप इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को है जो इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड को चेंज कर सकते हो लिक्विड में, लिक्विड को चेंज कर सकते हो गैस में, और गैस को चेंज कर सकते हो सॉलिड में। इनफैक्ट दे आर इंटर कन्वर्टेबल एज वेल, जैसे आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन टर्म्स को थोड़ा समझते हैं। देखो जी, पहले आपका है सॉलिड टू लिक्विड। अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉमन सी एग्जांपल है, जैसे आपका आइस हो गया, सॉलिड है, राइट, इसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना, तभी लिक्विड में कन्वर्ट होगा जब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, राइट। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्यूजन। यहाँ पे एरो आप देख सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। अब अगर आप लिक्विड को वापस कन्वर्ट करना चाहते हो सॉलिड में, कौन सा तरीका है, आपको टेम्परेचर जो है इसका कम करना पड़ेगा। हम अक्सर अपने घर में हमारे रेफ्रिजरेटर होता है, तो उस रेफ्रिजरेटर में हम यूजुअली लिक्विड रखते हैं। तो उस लिक्विड में क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है फ्रीज़र में, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, राइट। तो सॉलिड टू लिक्विड अगर आपको जाना होगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फ्यूजन, और अगर आपको लिक्विड से सॉलिड आना है तो इट विल बी कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन, राइट।
तो दूसरा है हमारा यहाँ पे लिक्विड टू गैस। अब अगेन आपने अक्सर देखा होगा वेन एवर वी बॉयल द वाटर, तो जो है अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, गैस पे कर रहे हो, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट सम वेपर्स जो है या स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा उसमें से, राइट। तो जो ही आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, राइट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज वेपराइजेशन। अगर इसी गैस को वापस कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, ठीक है ना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। एंड अगेन नाउ आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले तो लिक्विड की तरफ जाना होगा फिर गैस की तरफ आना होगा। नहीं, वी हैव अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर आपके पास कोई सॉलिड है, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस है जो डायरेक्टली सबलाइम कर जाते हैं, राइट, उनमें आपको लिक्विड फेज देखने को मिलेगा ही नहीं। तो सॉलिड जो है डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैस एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन ये प्रोसेस सब सब्सटेंसेस के साथ नहीं होगा, जो सब्लिमेबल होंगे उन्हीं के साथ हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, राइट। तो सॉलिड से गैस इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन, और गैस से वापस आ रहे हो सॉलिड तो इट्स कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज नोन एज, तो आपको सब्लिमेशन उसका आंसर लिखना होगा यहाँ पे। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर, उतना कोई डिफिकल्ट है नहीं है। तो वी हैव वन मोर थिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसके बारे में। तो सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा हो गया हमारा मिक्सचर, ठीक है। और ओके तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एलिमेंट्स और हमारा हो गया कंपाउंड्स, राइट। तो एलिमेंट्स में हमारा आता है जी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं मैंने ये ट्रिपल एस पे जो है मेरा जो पहला ही वीडियो है उस पर मैंने ये बताया था आपको कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी मेटल हो, चाहे मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ द मेटल, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है ना, इन सभी को एलिमेंट्स ही कहते हैं और इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब है जिसका जो है कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, सेम होगा। आप मानो कि आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, जो कार्बन एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बना होगा कार्बन एटम्स का, राइट। इट विल बी ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें कोई और मिक्स नहीं होगा, कोई एलिमेंट और नहीं होगा, कोई अदर इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। मेन आपको याद रखना है कि इसका जो है कंपोजिशन जो है फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड हमारा है अगर दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे आपका वाटर हो गया, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और एक कंपाउंड की कंपोजिशन भी फिक्स्ड होती है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला कि एलिमेंट जो है उसमें सिर्फ एक ही एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में कंपाउंड का डेफिनेशन ही ये है कि इसमें दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा पूरे सैंपल में। जैसे आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, आप उस गिलास ऑफ वाटर में से एक चम्मच निकालेंगे, उसका कंपोजिशन भी H2O होगा, दूसरा चम्मच निकालेंगे उसका कंपोजिशन भी H2O होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा चम्मच निकालेंगे तो उसका कंपोजिशन चेंज होगा, H2O2 हो जाएगा, नहीं। तो सेम कंपोजिशन का मतलब है कि जो है पूरा का पूरा वाटर जो है कंपोजिशन सेम ही रहेगा, राइट। तो कंपाउंड्स को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मिक्सचर्स। अब जाहिर सी बात है मिक्सचर्स आर नॉट प्योर, लेकिन मिक्सचर्स में भी दो कैटेगरीज है, एक तो है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आपको ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा होगा कि हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल
वी हैव, आप मानो कि आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, उस गिलास ऑफ वाटर में आपने कुछ सैंड और क्ले मिक्स किया, राइट। क्या आपको लगता है कि उसकी कंपोजिशन सेम होगी? एब्सोल्युटली नॉट। उसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। और आप आफ्टर सम टाइम आपको ये भी अब देखोगे, वो जो सैंड पार्टिकल्स है या फिर वो जो क्ले पार्टिकल्स है, दे विल बी सेटलिंग डाउन टू द बॉटम, तो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है, दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ही ये होता है कि पहले इसमें होमोजिनिटी होगी, दैट इज़ इट विल बी हैविंग अ सेम कंपोजिशन थ्राउट। कंपोजिशन इसका सेम होगा, ऑल राइट। कंपोजिशन जो है इसका सेम होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर है, शुगर इन वाटर है, मिथेनॉल एंड वाटर है, राइट। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। लेकिन इसमें आपको याद रखना है दैट वी विल बी हैविंग वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर मिक्सड इन इट। इसमें दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर्स, ऑल राइट। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ साथ साथ में कि मोस्ट ऑफ द मैटर जो हमारे इर्द गिर्द होता है, दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर, राइट। मोस्टली इट्स इन द फॉर्म ऑफ द मिक्सचर। जैसे हमारा एयर है, इट्स ऑल्सो अ मिक्सचर, राइट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक O2, N2, CO2 एट्सेट्रा। हमारा सी वाटर है, इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। हमारे मिनरल्स है, दे आर ऑल्सो ऑकरिंग इन द फॉर्म ऑफ द मिक्सचर, राइट। तो ये थोड़ा इसमें से बेसिक्स था, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में उतना हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सॉलिड्स में जो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में सॉलिड्स से थोड़ा कम होता है, और गैसेस में बहुत ही कम होता है। तो ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बुक से आप फिर भी इसको एक बारी फिर से देख सकते हैं, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और राइट। ओके, तो अभी भी वी हैव सर्टन टर्म्स। जैसे हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, हम आपने दो टर्म्स देखी होंगी। एक तो आपने सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट, राइट। देखो, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो पूरा चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। एक तो आपने सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा आपने सुना होगा इवेपोरेशन। अब आप थोड़ा पॉज करिए, अब सोचिए कि इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है, राइट। सोचिए कि इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा। आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड द इवेपोरेशन, राइट। तो पहले मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में बताता हूँ, सो दैट कि फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना थोड़ा आसान होगा। तो इवेपोरेशन की बात करेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। इधर भी हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स में, ठीक है। इधर भी हम लिक्विड को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स में, ठीक है ना। लेकिन एट एनी टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है ना। बट इट शुड बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इट शुड बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है आपको यहाँ पे बॉयल नहीं करना है लिक्विड को, इट हैज़ टू बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कॉमन एग्जांपल बताऊँ क्या है? लेट सपोज कि आप अपने कपड़े धो रहे हो, यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स, फिर आप उनको बाहर छोड़ते हो सुखाने के लिए, राइट। तो आपके कपड़े कुछ देर बाद जो है धूप में सूख जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, सनलाइट की वजह से जो है आपके कपड़ों में जो पानी था वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना। वो लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किस टेम्परेचर पे? वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो हमारे अक्सर इन इन अवर डे टू डे लाइफ, आपके नदी नालों में जो पानी होता है ना, वो इवेपोरेट होता रहता है, उसी 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 से तो रेनफॉल भी होता है ना। तो ये तो कॉमन प्रोसेस है, लेकिन इसको बॉइलिंग से कंफ्यूज नहीं करना है डियर, इसको बॉइलिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। इवेपोरेशन इज एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर आपका वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इवेपोरेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस दिन में होता रहता है। अगर आप अभी पानी गिराओगे थोड़ा सा फ्लोर पे, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि वो वाटर जो है कम होता जा रहा है, और उधर कुछ भी वाटर नहीं बचेगा आफ्टर सम टाइम। तो बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पे, दैट वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स,
बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इवापोरेशन से क्या होता है, ये भी होता है कि वी ऑल्सो फील सॉर्ट ऑफ अ कूलिंग इफेक्ट, राइट। आपने देखा होगा कि मोस्टली द गर्ल्स विल बी नोइंग इट कि अगर वो थोड़ा सा जो है ना नेल पॉलिश को रिमूवर, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं, राइट, नेल पॉलिश रिमूवर को उसमें एक स्पिरिट होता है, अगर वो आप अपनी पाम पे रखोगे तो यू विल फील वेरी वेरी कूल, आपको कूलिंग इफेक्ट होगा। तो बेसिकली वो इवेपोरेट हो रहा होता है, तो दैट टेक्स सम हीट अवे फ्रॉम योर स्किन और फ्रॉम योर बॉडी, तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, राइट। तो आई होप कि इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। अगर अगर इस तरह अगर हम कश्मीरी में बोलते हैं ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, हमें जहन में आता है कि शायद ये एक ऐसा टेम्परेचर है, कश्मीरी में बोल रहा हूँ मैं, ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि ये पॉइंट स्प्रेड अब ग्राह कीवान, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ इट, राइट। अगर आप देखोगे ना कि जब आप वाटर को हीट कर रहे होते हो तो हमें लग रहा है कि ये अच्छा यही बॉइलिंग पॉइंट है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसका अपना एक डेफिनेशन है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है असल डेफिनेशन इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है ना कि लिक्विड में अक्सर कुछ वेपर्स बनते रहते हैं, राइट। सम लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू फॉर्म द वेपर्स, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस बना रहता होता है, ठीक है ना। और ऊपर से हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो हवा होती है, एयर होता है, गैसेस होता है, उससे भी कुछ दबाव बना रहता है हमारी अर्थ की सरफेस पे, तो उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज भी हो सकता है विद ऑल्टीट्यूड, राइट। आपने सुना होगा कि जब हम हाइट पे जाते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, राइट, कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे। तो जब ये दोनों प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर में एक बार आपको फिर से बताता हूँ, तो ये मानो कि ये इधर एक लिक्विड है, राइट, इधर एक लिक्विड है। तो क्या होता है ना कि इस लिक्विड में से कुछ जो लिक्विड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो वो इसके ऊपर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, ये वाले पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर वेपर्स। तो ये वेपर्स भी जो है ना, इनका भी कुछ प्रेशर होता है। तो जब ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं ना, तभी जो है उसी टेम्परेचर पे जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, राइट। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, ऑल राइट। तो अब यूजुअली मैंने जैसे आपको बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, और डिफरेंट इसीलिए हो सकता है, आपको पता है कि आप यहाँ पे जैसे प्लेन्स पे हम अपने घरों में वाटर को बॉईल कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर मेरा मतलब ये है कि अगर आप जाओगे हाइट पे, राइट, जैसे लद्दाख जाओगे या किसी और जगह पे जाओगे जो हाइट पे होगी, राइट, तो आप वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं कर सकते हो, राइट, नहीं कर सकते हो बॉयल, क्योंकि वहाँ पे जो है हो सकता है कम ही टेम्परेचर आपको लगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस। यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल कंडीशंस कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल कंडीशंस कितना होता है, इट इज़ अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, राइट। तो ये भी याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली डिक्रीज एट हाई ऑल्टीट्यूड, जैसे मैंने आपको बोला बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, डिक्रीजेज एट हाई ऑल्टीट्यूड, जितना आप ऊपर जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जा रहा है, राइट, इट डिक्रीजेज एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। इसीलिए हायर ऑल्टीट्यूड्स पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि कम होगा। तो कल अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा, वो बोलेगा बताओ जी अगर आप यू आर गोइंग टू अ सर्टन हाइट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, विल इट बी हाई, विल इट बी लो। तो एग्जैक्टली आप उसको आंसर कर सकते हो। तो जितना आप ऊपर जाओगे, हाइट पे जाओगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है कम हो जाएगा, और इसीलिए उस हाइट पे आपको ज़्यादा टाइम चाहिए इन ऑर्डर टू कुक योर फूड,
राइट, क्योंकि 100 पे आप बॉईल ही नहीं कर पा रहे हो। आपका वाटर जो है, आपका मिक्सचर जो है वो मानो कि 90 डिग्रीज पे ही बॉईल हो रहा है, तो 90 डिग्री तो 100 डिग्री से कम है ना। तो आप लद्दाख में जाओगे, लद्दाख या कोई भी ऐसी प्लेस जो कि हाइट पे होगी, तो इसका मतलब जो है आपको ज़्यादा टाइम चाहिए कुक करने के लिए, इफ़ यू आर गोइंग टू अ सर्टन हाइट, राइट। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई डज इट टेक लॉन्गर टाइम टू कुक अ फूड इफ़ यू आर गोइंग ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स, राइट। और एक बात और भी याद रखिएगा, अगर आपके वाटर में कुछ इम्प्योरिटी भी है, राइट, अगर आपके वाटर में कुछ इम्प्योरिटी भी है, ओके, अगर आपके वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मतलब होता है जैसे सॉल्ट आपने ऐड किया या कोई और सॉल्ट ऐड किया, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, NH4Cl होता है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज इम्प्योरिटीज़ इन केमिस्ट्री। तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर पूरा चैप्टर जो है, फिर पूरा जो है लेक्चर उसी में चला जाएगा, राइट। तो ये हुआ जी हमारा बॉइलिंग पॉइंट और ये हुआ जी हमारा इवेपोरेशन। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा अब, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपके लिए जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको पहले रिमूव करते हैं। ओके, सो नाउ अब जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उसको बोलते हैं, राइट। तो सब्लिमेशन के बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे। तो सब्लिमेशन के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है ये लोग पूछते हैं। तो सब्लिमेशन तो मैंने अभी आपको बोला कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्जन कर सकते हो एक सब्सटेंस का फ्रॉम सॉलिड स्टेट। डायरेक्टली यू कैन गो फ्रॉम सॉलिड स्टेट, फ्रॉम सॉलिड स्टेट से आप कहाँ जा रहे हो, गैशियस स्टेट में। अजीब लगता है कि आप सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कैसे जा सकते हो, बट ये है, प्रोसेस है और ऐसा ही होता है। लेकिन उन्हीं सब्सटेंसेस के साथ होता है जो सब्लिमेबल होंगे। तो सॉलिड स्टेट को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में विदाउट गोइंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। और एक बात मैं बताऊं, इस सब्लिमेशन का एक एप्लीकेशन भी है। मान लो कि आपके पास एक मिक्सचर है, राइट, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, एक तो है सब्लिमेबल सब्सटेंस और दूसरा है नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस। ये आपस में मिक्स है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं इन दोनों को सेपरेट करूं, तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसमें एक सब्सटेंस ऐसा है जो कि सब्लाइम करेगा। तो इस मिक्सचर को अगर आप थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है ना, मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा सब्सटेंस है, ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ना, ये मानो कि सब्लिमेबल है, ये सब्लाइम होगा, और इसके साथ मिक्सचर में कुछ और सब्सटेंस है, ये जो सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ और सब्सटेंस है। अब अगर मैं इसी सब्सटेंस को क्या करूँगा, हीट करूँगा, इफ़ आई हीट दिस सब्सटेंस, तो क्या होगा, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होगा ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू गैस, और फिर उसको मैं वापस रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन वो सेपरेट तो हो रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब है सब्लिमेशन से यू कैन ऑल्सो सेपरेट अ सब्लिमेट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस। अब एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमारे पास है कैम्फर। कैम्फर है, इट इज़ अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा फ्रॉम सॉलिड टू गैस, राइट। हमारे पास है नैप्थलीन। नैप्थलीन देखा होगा आपने, नैप्थलीन बॉल्स होती है हमारे पास। तो नैप्थलीन जो है, नैप्थलीन बॉल्स जो है, दीज आर ऑल्सो सब्लिमेबल। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो है, ऑलराइट, अमोनियम क्लोराइड जो है, दिस इज ऑल्सो सब्लिमेबल एट्सेट्रा। तो इनको आप नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस से सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपली हीटिंग द सब्सटेंसेस, राइट। जो ही आप हीट करोगे ना, जो नॉन सब्लिमेबल होगा वो तो उधर ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो सब्लिमेबल होगा वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड टू वेपर्स। तो जब वेपर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब आपने उसको सब्लिमेट को सेपरेट किया। फिर एक अलग मैकेनिज्म होता है कि उस सब्लिमेट को हम कहीं पे कलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। आई होप कि गाइज ये आपको समझ आ रहा होगा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रही थी कि ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आपको पहले इसमें से जो है थोड़ा इसको बेसिक आइडिया आपको दूं, तो सो दैट कि आपको ये समझ। इस चैप्टर को हम जो है, मुझे लगता है लाइक आई थिंक येस इट विल टेक 2 लेक्चर्स टू कंप्लीट इट, राइट। तो आप थोड़ा आराम से पढ़िए, और मैं आपको अगले लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि साइंस की जो बुक्स हैं जो बेस्ट रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपको बोल दूँगा कि कौन कौन सी बुक्स आप जो है रेफ़र कर सकते हो, ऑलराइट।
तो गाइज़ ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन और सब्लिमेशन के बारे में भी हमने आज बात की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात की, प्लाज्मा के बारे में बात की। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन हमने आज देख लिया और हमें देखा कि मैटर को किस तरीके से हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने देखा। राइट गाइज, एक और चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि इंटर कन्वर्जन में ही आता है वो, ओके, इंटर कन्वर्जन में ही आता है वो चीज़ भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ओके, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ द मैटर। आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर की वजह से, आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से अगर आप एक सॉलिड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। क्या होती है? उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, बिकॉज ऑफ विच जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, वो हमें दिखेगा नहीं बट अपनी पोजीशन पे जो है वो वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो है इस सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं ना। तो ड्यू टू दिस ब्रेकिंग ऑफ दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी पोजीशन को लीव करते हैं और ईजीली फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से जो हमारा सॉलिड है, इसी वजह से हमारा सॉलिड जो है, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर देते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। ठीक है ना, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, क्योंकि एनर्जी जो है पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो जाती है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना अपनी पोजीशन लीव करते हैं, वो दे फ्रीली स्टार्ट टू मूव हेयर एंड देयर। तो दैट इज़ द पॉइंट वी गेट अ लिक्विड स्टेट। तो ये तो हो गया आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर। ऑलराइट, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हैं, बात मेरी गौर से सुनिए, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर रिड्यूस भी कर रहे हैं, तो आप एक गैस को चेंज कर सकते हैं लिक्विड में। आप एक गैस को चेंज कर सकते हैं किस में? लिक्विड में। गैस को चेंज करना है लिक्विड में, सोचिए ना क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या ज़्यादा करेंगे? तो यूजुअली हम क्या करेंगे, जो है टेम्परेचर जो है इसका कम करेंगे, राइट, इसका टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर इसका इंक्रीज करेंगे, क्योंकि गैसेस का प्रेशर बहुत ही कम होता है। अगर इफ़ वी हैव टू चेंज अ गैस इनटू अ लिक्विड, तो इसका प्रेशर जो है इंक्रीज करना होगा और टेम्परेचर जो है साथ ही साथ में हमें डिक्रीज करना होगा, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस गैस इनटू लिक्विड। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ऑलराइट, तो इसमें कुछ और भी वी हैव सर्टन पॉइंट्स जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और अगले लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर को फिनिश करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ गैस लॉज है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसाक्स लॉ है, तो इनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया हो और जो है कॉन्सेप्ट इसका जो है वो समझ आ गया हो। तो गाइज ऑल्सो डू वन थिंग, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल और शेयर इट with your friends. All right, so hopefully kal ya parsu I'll be bringing the new lecture. Till then, keep revising, keep studying. Thank you everyone, bye everyone, and have a nice day.